नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑफ सीसैट सीरीज। आज एपिसोड 4 है हमारा डिस्कशन का, और आज भी हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। The agenda for today's discussion is time management while solving reading comprehension questions। तो बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में। मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगा while solving reading comprehension questions, जिससे कि टाइम आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट ये हमारा आखिरी डिस्कशन होगा कनेक्टेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश से जुड़ा हुआ आखिरी डिस्कशन होगा। अगले लेक्चर्स में विल मूव टुवर्ड्स एप्टीट्यूड एंड मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस, मैथ्स बेस्ड प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है सिलेक्शन ऑफ द पैसेज। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सीसैट पेपर, द सेकंड पेपर ऑफ आर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज अ क्वालिफाइंग पेपर, जहां पे मुझे जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं। एंड द सेम लॉजिक अप्लाइज टू योर इंग्लिश एज वेल। अगर आप सारे के सारे करो तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन कई बार होता है कि क्वेश्चन टफ आते हैं तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस होते हैं उन्हें आपको थोड़ा सा पिक एंड चूज करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो डू है, सेलेक्ट द पैसेजेस करेक्टली, सेलेक्ट द राइट वंस। अब ये राइट वंस किस तरह से करेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि लेंथ के बेसिस पे आप कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बताता हूं लेंथ और जो टॉपिक है उन दोनों से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेके या फिर उसका एक ग्लांस लेकर आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर आई हैव टू अटेम्प्ट इट नाउ और मे बी लेटर करके। तो जो भी बहुत ज्यादा डेंस होते हैं या फिर डेंस, और आई कैन इवन कॉल इट लेंदी काइंड ऑफ द टॉपिक्स दैट आर देयर, उनको आप थोड़ा सा बाद में या फिर अवॉइड कर सकते हो। यू कैन कीप इट फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड फिलोसॉफिकल वंस विच यू डोंट लाइक, या फिर फिलोसॉफिकल वंस विच आर अ लिटिल टफ टू अंडरस्टैंड, इनको भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो या फिर अगले राउंड्स में रख सकते हो। तो सिलेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पिक एंड चूज। क्योंकि स्टूडेंट्स करते क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दैट अप्रोच इज काउंटर प्रोडक्टिव। पता है क्यों? इट माइट हेल्प यू इफ यू गेट द प्रॉपर कोड, ए बी सी डी 4 कोड होते हैं। तो कई बार होता है कि शुरुआत में कुछ कुछ लोगों को आसान सवाल आते हैं, कुछ कुछ लोगों को शुरुआत में थोड़ा टफ सवाल आते हैं। तो अगर आप सीक्वेंशियल वे में जाओगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा खुद का पर्सनल एडवाइस, पर्सनल सजेशन होगा, पहले 45 मिनट में, पहले 45 से 60 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो भी पिक एंड चूज करके। तो सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज चूज द राइट वंस। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, मैं उसका अनुसरण भी करने वाला। आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस व्हाट आई एम प्रीचिंग राइट नाउ, क्योंकि सेकंड हाफ में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिटरली मैं कुछ पैसेज सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि मतलब आई एम स्किपिंग इट। दैट विल अप्लाई फॉर टुडेज डिस्कशन एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज गो फॉर अ राउंड अप्रोच टू एमसीक्यूज। अब ये जो राउंड अप्रोच है, ये तो मैं हमेशा बताता हूं, नॉट जस्ट फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बट इन जनरल। आपकी एमसीक्यू सॉल्यूशन जब भी आप करोगे, ये यही प्रीलिम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्वेश्चंस को राउंड्स में सॉल्व करना है। जो हम लोग कहते हैं ना, जो इजी हैंगिंग फ्रूट होता है उसको सबसे पहले पिक आउट करना है। अब पेड़ पे अगर फल लगा है तो जो जो फल सीधे हाथ में आ रहा है पहले उसको तोड़ोगे ना, या फिर पेड़ पे चढ़ोगे, है ना? तो पेड़ पर चढ़ के बाद में जो तोड़ना है वो तो सेकेंड राउंड में करोगे ना। तो यही चीज आपको इंग्लिश में भी, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी करना है, कि राउंड वाइज चलना है। कि जो भी आपको लग रहा है ना कि ये छोटा पैसेज है, मैं इसको जल्दी से समझ पाऊंगा, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ईजी वंस पहले सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ लोग मुझसे पूछते, जैसे मैं बताऊं सर ईजी वंस क्या होते हैं, this comes with practice, this comes through your intuition and it comes from that gut feeling। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो है, कहते हैं ना, there's nothing called as luck, the more you practice the more you get lucky। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, इजी वंस कैसे होंगे? ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको चीजें इजी लगने लगेंगी। तो इजी वंस जो है उनको पिक आउट करना है। ये मत पूछे कि सर इजी वंस कैसे होते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दैट। दैट इज अप टू एन एस्पिरेंट। किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन इजी लग सकता है, इट इज वेरी रिलेटिव। किसी स्टूडेंट को कोई और क्वेश्चन इजी लग सकता है, दैट इज अप टू यू। ये आई थिंक अभी तक आपने अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस जरूर किया होगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्या थ्रेड्स है, क्या वीक एरियाज है, ये सारी चीजें आपने देख ली होगी। तो उससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि शायद इस तरह के पैसेजेस में थोड़ा जल्दी से अच्छे से कर पा रहा हूँ, यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा है। तो वो इजी वंस आप पहले करोगे, फिर मॉडरेट वंस के लिए जाओगे सेकेंड राउंड में। ठीक है, एंड अगर टफ वन से तो
समय मिला तो करो, अगर समय नहीं मिला तो यू कैन लीव ऑल्सो। ठीक है, याद रखना है ये जो राउंड वाली चीजें हैं ना, मैं इसको इटरेटिव सॉल्यूशन कहता हूं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी एमसीक्यू एग्जामिनेशन। जब मैं आपको इन जनरल, जैसे प्रीलिम से पहले एक इन जनरल मोटिवेशन टॉक में जब आपको दूंगा ना, तो वहां पे मैं यही बताऊंगा कि पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 सॉल्व नहीं करना है। पेपर को सॉल्व करना है पिकिंग आउट द इजी हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट, पहले आसान वाले सवाल करने, फिर थोड़ा सा मॉडरेट वाले सवाल करने, फिर जो आपको डाइसी लग रहा है, 50-50 लग रहा है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, तो उस तरीके से सॉल्व करनी। सेम अप्लाइज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। तो do this, select the right ones, do this selection also in on the basis of rounds, and then याद रखना है स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट करना है। अब कुछ लोग पूछते हैं सर स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये आपको करना है सबसे पहले मॉक टेस्ट में, इसको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि सर एग्जामिनेशन में घड़ी अलाउड होती है क्या नहीं, अब स्टॉप वॉच अलाउ होती है कि नहीं, तो ये सब चीजें पूछना भी मुझे लगता है काफी बेकार चीज है। क्यों? क्योंकि अगर स्मार्ट वॉच है तो वो तो ले लेंगे, लेकिन आपको पता है कि आप जहां पे बैठे रहोगे उस क्लास में एक बड़ा वाला क्लॉक जरूर लगा हुआ रहता है, या फिर इन्विजिलेटर होते हैं, बट बार बार इन्विजिलेटर से पूछना भी सही नहीं, बट एक क्लॉक लगा हुआ रहता है जनरली। मतलब जहां पे भी अभी तक एग्जाम हुई है 10 साल पहले जब मैंने दी हुई थी, तो क्लॉक लगा हुआ रहता है, तो उस क्लॉक में आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट टाइम मैनेजमेंट करते रहना। ठीक है, अब ये मैं आपको स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट क्यों बता रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्ट टाइम मैनेजमेंट, बट स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट। जो भी पैसेज आप उठाओगे, जैसे पैसेज को देखा उसके अंदर कितने सवाल है, अगर एक सवाल है 3 मिनट है, 2.5 से 3 मिनट है। अगर 2 सवालों का पैसेज है, पढ़ना और सोल्यूशन इंक्लूडेड बता रहा हूं, रीडिंग एंड सोल्यूशन। क्योंकि अगर पैसेज बड़ा है तो नॉर्मली होता क्या है कि उसके अंदर 2 या 3 सवाल होंगे ही होंगे, तो 2-3 सवाल मिलाकर कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 मिनट, 6 से 9 मिनट। तो उस पैसेज के ऊपर उससे ज्यादा समय नहीं डालना है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, स्किप इट और आगे बढ़ो। ठीक है, उसकी उसी के ऊपर ऐसे सर खुजा के नहीं बैठना कि मुझे उसको सॉल्व करना ही है, क्योंकि और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे जब भी मैं ये पॉइंट बताता हूँ, आई रिमेंबर वन ऑफ द स्पीच बाय रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर माय फेवरेट टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो फेडरर ने एक बार आई थिंक किसी यूनिवर्सिटी में ही वाज गिविंग अ टॉक, तो ही सेड दैट आई वाज वर्ल्ड नंबर 1 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो ही सेड आई वाज वर्ल्ड नंबर 1 फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और मैंने अपनी लाइफ में मतलब 80% ऑफ माई मैचेस आई हैव वन, 80% मैच में जीता हुआ हूँ। तो फिर उसने बोला कि आपको पता है नंबर 1 प्लेयर के लिए भी, डू यू नो हाउ मेनी पॉइंट्स आई वन और हाउ मेनी गेम्स आई वन। जैसे टेनिस में होता है ना कि स्कोर लाइन चल रही है, अब फेडरर ने एक सेट जीता 7-6 से, तो भाई 7 उसके पॉइंट हुए, लेकिन 6 बार वो हारा है, और वो 7 पॉइंट गेन करने के लिए भी यू हैव टू गो फ्रॉम 0-15, लव 15, लव 30, लव 40, या फिर 40 के बाद ड्यूस हो सकता है, उसके बाद पॉइंट स्कोर होगा। तो उसने बोला कि डिस्पाइट बीइंग नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर फॉर मल्टीपल वीक्स, मल्टीपल ईयर्स, हाउ मेनी परसेंटेज पॉइंट्स डिड ही वन? 54% बस। तो उसने बोला बाकी टाइम पे किया क्या, मतलब बाकी 46% टाइम उसने शायद नेट में मार दिया, आउट मार दिया, तो क्या हुआ? अरे उसके ऊपर हार करके थोड़ी बैठेंगे। बोलता है कि एवरी पॉइंट इज डन एंड डस्टेड थिंग। अगर आप जीत भी गए, अगर आपने पॉइंट जीता तब भी भूल जाना है, अगर आपने पॉइंट हारा तब भी वो भूल जाना है, तभी आगे बढ़ोगे, अगले पॉइंट के लिए बेस्ट कर पाओगे। आपका भी यही थॉट होना चाहिए। अगर कोई चीज ऐसा जहां पे आपको लगेगा ना कि मैंने इसमें समय डाल दिया, अभी इसको सॉल्व करना ही करना है, इस ईगो में नहीं जाना है। ओके, टाइम लिमिट आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय जा रहा है, तो स्किप इट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ध्यान रखना है, लेयर्ड रीडिंग सीखो। अब ये लेयर्ड रीडिंग सर कैसे करते हैं, अभी तक अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की होगी तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया आ गया होगा कि मुझे इस पैसेज को कितने डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, और एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के लिए या फिर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई ऑलवेज टेल टू फॉलो ज़ाइगर्निक इफेक्ट। ज़ाइगर्निक इफेक्ट में क्या होता है कि पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, भूल गए, आगे चलना है। ओके, दैट्स द बेसिक आइडिया। और इसके लिए कैसे सॉल्व करना है उसको आपको समझना है, कैसे रीड करना है। ऑफ कोर्स फास्ट तो रीड करना है, तेजी से रीड करना है, लेकिन अगर आपको समझना है उस पैसेज को किस तरह से पढ़ना है, तो पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, बट क्वेश्चन का टाइटल पढ़ लो। इज इट आस्किंग लॉजिकल इन्फरेंस, इज इट आस्किंग समथिंग एल्स, और इज इट आस्किंग व्हाट द पैसेज इंप्लाइज, या फिर कोर मैसेज पूछ रहा है, ऑथर का टोन पूछ रहा है। उससे आपको पता चलेगा कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है। एंड डू नॉट रीड एवरी वर्ड ऑफ पैसेज, हर वर्ड को पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, हर वर्ड को पढ़ने की जरूरत है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो और स्पेसिफिक सेंटेंसेस के ऊपर फोकस करो, हर एक वर्ड के ऊपर हार्प करते रहोगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो इसीलिए डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग इज नीडेड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ लिया और सीधे स्कैन करते आंसर मिल जाता है, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, बट स्टिल विथ प्रैक्टिस यू कैन डेवलप दिस स्किल कि केवल स्कैन करके भी आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे, उस पर्टिकुलर पैसेज में, उस पार्ट पे पहुंच सकते हो जहां पे आपको आंसर मिल सकता है। तो डू आई सिंपली नीड टू स्कैन अ पैसेज, उससे मुझे आंसर मिल सकता है क्या? पॉसिबल है कई बार, स्पेशली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में। या फिर कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है, ये तो करना ही है, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन कितने डेप्थ में करना है, डू आई नीड टू गो फॉर कोर कीवर्ड एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन, और मुझे स्ट्रक्चर रीडिंग करनी है। क्योंकि सवाल अगर आपने देख लिया, सवाल में अगर आपको पूछ रहे हैं क्या अजम्पशन कर सकते हैं, इससे क्या इंप्लीकेशन हो रही है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेस्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर बहुत ही समझ लो टेक्निकल तरह का पैसेज है तो यू नीड डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब वो पैसेज कह क्या रहा है, उसका कोर मैसेज क्या है, उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो किस तरह की रीडिंग चाहिए आपको पैसेज में, वो सवाल से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सवाल पे फोकस करो, उसके बाद यू बी द जज ऑफ हाउ मच टाइम आई एम गोइंग टू गिव ऑन दिस पर्टिकुलर पैसेज। डू आई हैव टू सिंपली फाइंड आउट द राइट आंसर, और थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, एंड यू वुड बी द बेस्ट जज फॉर दैट। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, जब मैं एक्सरसाइज रन करूंगा ना ये सारी डिस्कशन के बाद, तो आशा करूंगा कि आपको ये चीज समझ में आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, राइट राइट। तो दीज आर सम ऑफ द आइडियाज। इसके अलावा कुछ डोंट्स है, ठीक है, कुछ डोंट्स है, सम मिस्टेक्स दैट वी कमिट अननोइंगली। बिना हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग कई बार ये गलतियां कर देते हैं। जैसे अगर कोई पैसेज है, जिस पैसेज से आप कनेक्ट हो गए हो, तो आप यू टेंड टू रीड इट स्लोली, तो वो नहीं करना है। रीडिंग वेरी स्लोली ये नहीं करना है, फास्ट रीडिंग करना ही है। अगर आपका रीडिंग स्पीड स्लो है तो पढ़ो, पेपर पढ़ो, किताबें पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो, तेजी से पढ़ना थोड़ा सा सीख लो। तो स्लो रीडिंग इट 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 डिस्टर्ब्स योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुपर फास्ट रीडिंग भी करनी है, बट एक ऑप्टिमम स्पीड रीडिंग जरूर करनी है, स्लो रीडिंग नहीं करना है। इसके अलावा फोकसिंग ऑन ग्रास्पिंग एवरीथिंग इन पैसेज, तो इतना ज्यादा उस पैसेज के अंदर घुस जाओगे कि आपको लगता है उस पैसेज के ऊपर मुझे मास्टरी करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंड करना है कि यू नीड टू स्टिक टू द पैसेज। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड से बहुत बड़ी गलती होती है कि स्टिक टू पैसेज मतलब हम ना उसको बहुत ज्यादा ग्रास्प करने की जरूरत है, लेकिन मुझे ये भी याद रखना है कि मेरी आउटसाइड नॉलेज यहाँ पे नहीं लानी, क्योंकि जनरल स्टडीज के पैसेज होते हैं तो कई बार आउट ऑफ स्कोप वाले जो ऑप्शंस होते हैं उस पर हमारा बायस चला जाता है। अरे ये तो हाँ ठीक सही बोल रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में पता है कि सही है, लेकिन वो शायद पैसेज में होगा ही नहीं। ये नहीं कर रहा है, सो ये अननोइंगली मिस्टेक्स होती है। सो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। इसके अलावा ट्राइंग टू फाइंड द राइट आंसर, ये अप्रोच ठीक है, मतलब किसी किसी का चल जाता है, बट आई डोंट सपोर्ट दिस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सही जवाब ढूंढने का तो सही है, मतलब जैसे सवाल पढ़ा खुद से आंसर करने की कोशिश करो, यू माइट रीच दैट आंसर, बट द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इज एलिमिनेट। ठीक, तो ऑप्शंस को हटाओ, सीधे सीधे करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। यही आप फॉलो करते रहो, यही टेम्पलेट आप फॉलो करते रहो। इसके अलावा सीक्वेंशियली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 100 तक नहीं जाना है। इसके अलावा ध्यान रखना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी कर रहे हो, स्पेशली चंक जो होता है ना, वो वहीं के वहीं उसको बबल कर दे। मतलब आपने एक पैसेज सॉल्व कर दिया, 2 सवाल सॉल्व कर दिए, उसका स्पेसिफिक नंबर देख के अपने जो ओएमआर शीट है उस ओएमआर शीट में डार्कन कर देना है वहीं पे। इट टेक्स हार्डली 5 सेकेंड 10 सेकेंड, उससे 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगता है गोला मारने में। ठीक, तो ध्यान रखना है, क्योंकि बबल नहीं करोगे ना, लास्ट में अगर बबलिंग के लिए चले जाओगे तो इट इज अ हेडेक। कई बार गलती से ना हो जाता है स्टूडेंट से, मतलब आई थिंक आई रिमेंबर एक आध सवाल पे मैंने भी किया हुआ था एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन नंबर 47 है, मैंने 48 पे गोला कर दिया। कभी हुआ है ऐसे आपके साथ? आई एम क्वाइट श्योर बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और अगर आपने सारे के सारे गोले एक साथ पाने के लिए रखे हुए ना, तो व्हाट हैपेंस इज इफ यू मिसमैच इवन वन, वो डोमिनो की तरफ सारे सारे मिस्टेक्स होते रहते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई थिंक 2015 और 2016, उसके साथ हुआ था ये कि लास्ट में बबल करने के लिए रखा हुआ था और बबलिंग में एक जगह कुछ मिसमैच हुआ और बबल करते गए पूरा का पूरा मिस्टेक्स मैग्नीफाई हो गए। इस तरह की चीजें होती है, अवॉइड करें। ठीक है,
समझ गए? चलो अब थोड़ा सा जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है मैं उसका अनुसरण करने वाला हूं और हम लोग पैसेजेस सॉल्व करेंगे। कुछ पैसेजेस शायद होंगे जो सॉल्व किए होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ न्यू भी हो सकते हैं, कुछ ओल्ड भी हो सकते हैं, सो डोंट माइंड दैट, ओके, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस, ओके। जैसे फर्स्ट पैसेज है, इमेजिन दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इस पैसेज को देखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, इसका केवल साइज देख के मैंने क्या डिसाइड किया, आई वुड आई आई रोट लेटर हियर, बस मैं सॉल्व करूंगा नहीं करूंगा मुझे पता, एक्चुअली आई एम गोना अवॉइड दिस लेटर, बस। क्यों? क्योंकि इस इतने बड़े पैसेज से मुझे 2 सवाल मिल रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम हियर रीडिंग दिस मच ऑफ कंटेंट, तो लेटर, इसको लेटर, ठीक। नेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैं जज कर सकता हूँ, 1 क्वेश्चन है छोटा सा, आई कैन सॉल्व दिस, और मैं इसको सीक्वेंस में जा रहा हूँ, हर साल का एक एक क्वेश्चन मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया हुआ है। इस क्वेश्चन को लेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इफ पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्स टू एमर्ज, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट द अजम्पशन इन द अबव पैसेजेस, अजम्पशन क्या है ये ढूंढना है, तो पैसेज पढ़ लेते हैं। इफ पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्स टू एमर्ज देयर इज लाइकलीहुड ऑफ मिलिट्री टेकिंग ओवर, लाइक, अब इस लाइकलीहुड से आपको पता चल रहा होगा ना, assumption, likelihood, this is the assumption itself, likelihood of military taking over power in developing countries, and again developing countries becomes important here, okay. Radical student groups or labor may try to raise revolution but they are not likely to compete with the military intervention, rule and withdrawal from politics is closely related to society's level of political development, ठीक है, बेसिक लेवल का पैसेज अंडरस्टैंड कर लिया। क्या assumption है, पॉलिटिकल लीडरशिप इज नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ये एक्सट्रीम लेवल का assumption है। मिलिट्री फिल्स पॉलिटिकल वैक्यूम मोस्ट प्रोबेबली, मिलिट्री इंटरवेंशन इज इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट, अब ये इनएविटेबल जो है इसको देखकर ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। नन ऑफ दी अबो, ठीक है, अब इन दोनों में से चूज करना है, द बेस्ट आंसर इज बी, मिलिट्री फिल्स इन पॉलिटिकल वैक्यूम, assumption कर सकते हैं, मिलिट्री फिल्स इन पॉलिटिकल वैक्यूम इन डेवलपिंग कंट्रीज, यस, इन डेवलप कंट्रीज, अगर डेवलप कंट्रीज होते तो शायद नहीं बनता, बट ठीक है, जनरलाइज assumption है जरूर, ओके। तो दिस वाज इजी, और जैसे ही मैंने इसको सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाकर मैंने यहाँ पे गोला बना दिया, ओके, आंसर टिक कर लिया, गुड। चलिए आगे, नेक्स्ट, इन जनरल रिलीजियस ट्रेडिशंस, मुझे लगा काफी बड़ा ये पैसेज है, इसको मैं राउंड 2 के लिए रखता हूँ, ठीक है, आई जस्ट राइट इट लेटर, इफ पॉसिबल आई कैन सॉल्व इट लेटर, क्योंकि 2 क्वेश्चन है बट समहाउ इट इज कनेक्टेड टू एथिक्स, इट इज कनेक्टेड टू रिलीजन, इट इज कनेक्टेड टू राइट्स, ड्यूटीज एक्सेट्रा, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, अगर पॉसिबल है कर लेंगे, नहीं तो ठीक है, ओके। तो 2 पैसेजेस स्किप हुआ है, सेकेंड राउंड में कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, ठीक है, छोटा सा है, एक ही सवाल है, सवाल क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, ठीक है, मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी ऑफ द अबव पास, मतलब पैसेज जो कह रहा है उसी का हम लोग कोरोलरी मतलब कहते हैं ना, वो फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं, तो एक चंक मुझे मिल चुका है, उसको दूसरा चंक मुझे जोड़ देना है, ठीक है। कोरोलरी इज, अपने स्कूल में थ्योरम वगैरह सॉल्व किए होंगे, थ्योरम वगैरह आपने सॉल्व किए होंगे, तो थ्योरम को प्रूव करते हैं, उसकी कोरोलरी भी ट्रू हो जाती है ना, तो ये वही पूछ रहा है। पहले पढ़ते हैं, आपको लॉजिकल कोरोलरी ढूंढ निकालनी है। बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिशन, क्रोनी कैपिटलिज्म, कीवर्ड यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म is harmful to the free enterprise, opportunity and economic growth. Crony capitalism, where अब यहाँ पे crony capitalism का definition दिया है, where rich and influential are alleged to have received land, alleged assumption है, alleged to have received land, natural resources and various licenses in return for payoffs to the venal politicians को पे करके कुछ फायदा निकाले। This is a major issue to be tackled, ये major issue करके बताया। One of the greatest challenges to growth of developing economies, अब यहाँ पे ध्यान रखना, it is talking about developing economies like India, is the middle income trap where crony capitalism creates oligarchies that slow down the growth. ओलिगार्की कर देते हैं जो ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कोरोलरी ढूंढने का, चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लॉन्चिंग मोर वेलफेयर स्कीम्स एंड एलोकेटिंग मोर फाइनेंसेस फॉर करंट स्कीम्स आर अर्जेंटली नीडेड, इस अर्जेंटली को नोट कर लेता हूं, और ये गलत है, कोई संबंध ही नहीं है, दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड इट इज ऑल्सो आउट ऑफ स्कोप, ठीक है, आउट ऑफ स्कोप भी है ये। दूसरा है, एफर्ट शुड बी मेड टू पुश अप इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अदर मींस एंड प्रोवाइड लाइसेंसेस टू पुअर, ठीक है। अभी इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं, बट ना एक्सट्रीम है, बट आइडिया ये कह रहा है कि अगर भाई रिच लोगों को लाइसेंस दिया तो पुअर लोगों को भी दे सकते हैं, इस तरह के एफर्ट्स किए जाए। आई कैन नॉट आउटराइटली रिजेक्ट इट। नेक्स्ट,
ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन आर नीडेड एट प्रेजेंट। बहुत ही मेलो डाउन स्टेटमेंट है, ये भी हो सकता है। वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देन सर्विस सेक्टर। ये तो पूरा का पूरा आउट ऑफ स्कोप है, दिस इज आउट ऑफ स्कोप, ठीक है, इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है, क्लियरली आउट ऑफ स्कोप है। ओके, अब इन दोनों में से एक अगर देखोगे लॉजिकल कोरोलरी क्या होगी, इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में बता रहा है। द पैसेज टॉक्स अबाउट क्रोनी कैपिटलिज्म एंड क्रोनी कैपिटलिज्म इट हैम्पर्स ग्रोथ, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ ओलिगार्कीज। क्रोनी कैपिटलिज्म का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, और इंडिया जैसे कंट्रीज में मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा देता है। तो इसका कोरोलरी क्या होगा, effort should be made to push up economic growth by other means। this other means is something which is vague, बहुत ही वेग है, जिसको मैं वो डिस्टॉर्शन कहता हूं ना, जिसको मैंने डिस्टॉर्शन ट्रैप आपको बताया था, इट इज दैट। ये अदर मीन्स क्या है, अदर मीन्स, ठीक, लाइसेंस टू पुअर, ठीक है, कुछ सेंस बनता है, बट दिस इज प्योरली वेग। द most apt option here would be greater transparency in functioning of government and promoting financial inclusion are needed at present। this would be a more logical kind of setup, logical corollary के बारे में बता रहे हैं, this would be the most logical setup out of this। okay, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये क्रोनी कैपिटलिज्म से हम लोग कैसे बच सकते हैं, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ ना। कैसे करोगे, जो भी लाइसेंसेस है ओपन लाइसेंसिंग करो, टेंडर्स कर सकते हो, सिंपल थॉट, ठीक, इससे दिस इज द बेटर ऑप्शन, विल गो फॉर सी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शंस एंड दिस इज द क्लासिक कनंड्रम। हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो ऑप्शंस बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपने वो भी स्टेप अचीव कर लिया ना, यू आर एब्सोल्युटली इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों में से एक है, तो सी बेटर ऑप्शन है। ऑलराइट, सी को मैंने गोला भी मार दिया है। अगला क्वेश्चन है, करना है कि नहीं करना है। ओके, छोटा सा लग रहा है, एक ही क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई पूछ रहा है, पैसेज का इंप्लीकेशन क्या है, पैसेज क्या बता रहा है, कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, आई थिंक आई विल सेलेक्ट दिस। व्हाट क्लाइमेट चेंज विल अनडिनाइबली डू, अनडिनाइबली मतलब ऑथर ये कह रहा है कि होगा ही होगा। व्हाट क्लाइमेट चेंज विल अनडिनाइबली डू इज कॉज और एम्पलीफाई इवेंट्स दैट हेसन द रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसोर्सेस की कमी या फिर रिसोर्स की किल्लत जरूर होगी, ये कह रहे हैं। ओके, कंपटीशन ओवर दीज डिमिनिशिंग रिसोर्सेज वुड एंसू इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल और इवन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसोर्स कम होगा, रिसोर्स कम होगा तो पॉलिटिकल इशू हो सकते हैं, इवन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हैव रेयरली बीन ओवर्ट एंड आर दस डिफिकल्ट टू आइसोलेट। ठीक है, रिसोर्स बेस्ड लड़ाइयां जो होती हैं वो have rarely been overt, मतलब डायरेक्टली रिसोर्स के लिए लड़ाई चल रही है ये हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए उनको आइसोलेट करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ओके, इंस्टेड दे टेक ऑन veneers that appear more politically palatable। conflicts over resources like water are often cloaked in the guise of identity or ideology। ओके, अब यहाँ पे इंस्टेड दे टेक ऑन veneers, veneer मतलब जैसे जो दिखाई देता है ना, जैसे विनीर हम लोग कहते हैं लकड़ी के ऊपर जो लगाते हैं ना, फ्लैशी काइंड ऑफ थिंग, यू कैन कॉल इट अ विनीर, जो दिखाई देता है, इट अपीयर्स मोर पॉलिटिकली पैलेटेबल, मतलब ज्यादा पॉलिटिकल बनाकर इससे जुड़े हुए कॉन्फ्लिक्ट्स किए जाते हैं करके। ओके, क्या इंप्लाई कर रहा है देखते हैं। रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इस कीवर्ड को मैंने देख लिया, ऑलवेज पूरा का पूरा गलत है, क्यों, एक्सट्रीम है। आई डोंट थिंक यहाँ पे ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। ओके, there are no political solutions to resolve environmental and resource based conflicts। no political solution, फिर से extreme है, हटा दिया। environmental issues contribute to resource stresses and political conflict, most likely है, ठीक है, रखते हैं अभी। ऑप्शन डी है, political conflicts based on identity or ideology cannot be resolved, again cannot be resolved, ये बोल ही नहीं रहा है, आउट ऑफ स्कोप भी है, एक्सट्रीम भी है, ये भी हटा दो। द आंसर हियर इज सी। मैं इस आंसर पे अराइव कर गया, यही मैं आपको बता रहा था क्या करना है। और इस पैसेज को हम लोगों ने कैसे पढ़ा, किस अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा, क्योंकि इंप्लीकेशन पूछ रहा है तो हम लोग सेंटेंस बाय सेंटेंस डिसाइफर करते हुए सॉल्व करें। तो अगर चाहिए तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, तेजी से पढ़ सकते हो, तो सीधे सीधे पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल एक रीडिंग कर लोगे, कोई अंडरलाइन करने की भी जरूरत नहीं, सिंपल रीडिंग करने पे भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको क्विक रीडिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इसको गोला कर लेंगे, आंसर हो गया, दिस इज डन एंड डस्टेड। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। 2018 का है, सॉल्व करे कि नहीं करे देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और क्या सवाल है, लॉजिकल और रैशनल इन्फ्लुएंस पूछ रहा है।
एक ही सवाल है, ठीक है, चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक ही सवाल पूछ रहा है, लॉजिकल रैशनल इन्फ्लुएंस एंड डिसेंट लग रहा है, इट्स नॉट अ वेरी बिग काइंड ऑफ थिंग। ग्लोबल पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.6 बिलियन इन 1990, टुडे इट इज अराउंड 7.2 बिलियन एंड ग्रोइंग, ठीक है, ओके। मतलब पॉपुलेशन के नंबर्स बताया गया है, 1.6 बिलियन था, 7.2 बिलियन हो गया और ग्रो होने वाला है, एंड इट इज ग्रोइंग। प्रेडिक्शन क्या है, ग्लोबल पॉपुलेशन 1.6 से 7.2, 7.2 से 9.6 बिलियन होने वाला है और 10.9 बिलियन तक जाएगा 2100 तक, ठीक है। तो आने वाले 75-74 सालों में 10.9 बिलियन जाएगा, ये कह रहा है, ठीक है। Unlike Europe and North America, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 47% of India's population is engaged or dependent on agriculture. इंडिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। Even if India continues to do well in services sector and manufacturing sector, if it picks up, it is expected that around 2030 when India overtakes China as world's most populous country, अभी already overtake कर चुके हैं हम लोग, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture. मतलब अगर हम लोग बहुत अच्छा कर भी लेंगे, सर्विस सेक्टर ग्रो भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो भी होगा, तो आगे चल के 2030 तक भी 42% एग्रीकल्चर पे ही रिलाई करेंगे। अंडरस्टैंड कर गए हम लोग, अब आसान हो जाएगा। लॉजिकल रैशनल इन्फ्रेंस क्या है, प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, ओके, इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट एबल टू एलिमिनेट इट कंप्लीटली। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, ठीक है, ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट, ये भी मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं। इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन, स्ट्रिक्ट मेजर्स है, एक्सट्रीम है, दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑल्सो, ठीक है। India's farming communities should switch over to other occupation to improve their economic condition. लॉजिकली ठीक है, बट अगेन आउट ऑफ स्कोप, ये दोनों आउट ऑफ स्कोप है, मतलब पैसेज के बाहर वाली चीजें बता रही, इनको मैंने हटा दी। इन दोनों में से एक आंसर आ जाएगा, प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस वुड बी बी हियर रादर देन ए, ओके। प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया है, बिल्कुल है, बट अगेन एक तरह का डिस्टॉर्टेड स्टेटमेंट है, इट्स अ डिस्टॉर्टेड स्टेटमेंट व्हिच लुक्स ऑल राइट और which gives you idea that it's correct, but the better option here would be to go for B. Indian economy greatly depends on agriculture now also and in future also. क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल इन्फ्लुएंस क्यों होगा, पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, ग्रेटली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, समझ गए। सो इसको भी गोला कर लेते हैं, यहां पे आंसर मैंने टिक कर लिया, ओके। इट टुक अबाउट 5 seconds टू डू दिस गोला हियर ऑल्सो, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 2019 का है, पॉलिटिकल थियरी से जुड़ा हुआ है। एक सवाल पूछ रहा है मेन आइडिया, बट इसको देख के मुझे लग रहा है ठीक है, इट्स अ प्रीटी बिग वन, सो आई विल डू इट लेटर करके लिखिए, ओके। नेक्स्ट है, अच्छा इनफैक्ट 2 सवाल है, लेटर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2022 अगेन पॉवर्टी लाइन से जुड़ा हुआ है, इट्स क्वाइट ह्यूज, 1 question 2 question 3 question, okay, I will do this later, okay, later है। अगला क्वेश्चन है 2024 है, आई थिंक इजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। When an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mixture into underground basalt rocks, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks, calcium, magnesium and formed limestone. Basically, carbon dioxide is converted into stone, exclaimed scientists. इससे जुड़ा हुआ सवाल क्या पूछ रहे हैं, which one of the following statement best reflects, in fact यहाँ पे best reflects पूछ रहे हैं, the most logical, rational and practical suggestion implied by the passage. पैसेज क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर डाला तो वीक कार्बोनिक एसिड जरूर बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता है, आपको ये पता है। मिक्स इनटू अंडरग्राउंड बसाल्ट रॉक, तो बेसिक केमिस्ट्री टेक ओवर कर लेगा। एसिडिक मिक्सचर जो है ये डिसॉल्व कर देगा रॉक का कैल्शियम और मैग्नीशियम और लाइमस्टोन फॉर्म कर देगा, कैल्शियम लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट लार्जली, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोन बना के फिक्स कर दिया, ओके। तो इट इज अ चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। नो, आउट ऑफ स्कोप, कोई बिल्डिंग पर्पस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, कमर्शियल स्तर की बात नहीं कर रहा है, बेसिक लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की बात कर रहा है, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, मोस्ट लाइकली basalt rock can be made a good source of calcium and magnesium minerals by this method. अब ये कहां से होगा, this is completely wrong, no, in fact this is the opposite of what we do, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा कि बसाल्ट रॉक से कैल्शियम मैग्नीशियम बनाने की बात नहीं कर रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड को इससे रिएक्ट करा के लाइमस्टोन बनाने की बात करें तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम का सोर्स कैसे होगा? इस मेथड से कैल्शियम मैग्नीशियम तो नहीं निकल रहा, ये तो पूरा ही गलत है। ओके, गुड रॉक डिसॉल्विंग एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नहीं, वीक कार्बोनिक एसिड बनता है, दिस इज ऑल्सो लिटरली रॉन्ग है, आउट ऑफ स्कोप है, कह सकते हो। अब इन तीनों में से 3 रॉन्ग हम लोगों ने देख लिए, तो बी वुड बी द आंसर। अगेन यहां पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टर्म नहीं है, बट लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन यही निकल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन चल रहा है। ओके, तो इसको टिक कर लिया, ठीक है, इसको डार्कन कर लिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, डू आई डू दिस नाउ और लेटर? आई थिंक छोटा सा यहाँ पे पैसेज है और इट इज कनेक्टेड टू एंटरप्रेन्योरशिप ट्रस्ट। ओके, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, फिर कह सकते हैं इन जनरल ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ है। Which of the following statement best describes the crux of the passage? मतलब पैसेज का क्रक्स क्या है, इसका कोर मैसेज क्या है, क्रिटिकल मैसेज क्या है, ये बता रहे हैं। ओके, पढ़ लेते हैं जल्दी से। ट्रस्ट स्टैंड्स कॉमनली डिफाइंड एज बीइंग वल्नरेबल टू अदर्स। ठीक है, अगर किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो खुद वल्नरेबल हो रहे हैं क्योंकि वो विश्वास तोड़ सकता है ना। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इंप्लाइज ट्रस्ट इन अदर्स एंड विलिंगनेस टू एक्सपोज वनसेल्फ टू बिट्रेयल। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में यही है, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो आपने एम्प्लॉयज को हायर किया है, एम्प्लॉयज के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि वो आपके लिए काम करेंगे, आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, धोखा भी हो सकता है। ट्रस्ट इन एक्सपर्ट सिस्टम इज एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजिंग बिहेवियर। ट्रस्ट इटसेल्फ emerges as a super commodity in social market and defines the characteristics of good and service in global market। बहुत ही लंबा स्टेटमेंट है, यहां से लेकर यहां तक लंबा स्टेटमेंट है, लंबा सेंटेंस है। Trust in expert systems is the essence of globalizing behavior. Trust itself emerges as super commodity in the social market and defines characteristics of goods and services in global market. Okay. Trusting conduct also means holding others in good esteem and an optimism that they are or will be competent in certain respects. मतलब ट्रस्टिंग कंडक्ट कि दूसरों के ऊपर किस तरह से वो बिहेव करेंगे उस पर भी विश्वास रखोगी, मतलब दे विल बी गुड, अच्छा काम करेंगे और खुद को अच्छे से जो भी उनकी स्किल्स है उसको इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिक आइडिया। ओके, इसका मुझे आइडिया निकालना। अब पूरा पैसेज मुझे क्या बता रही है, टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट एंड नॉट फ्रॉम अगेन मोर एथिकल पर्सपेक्टिव बट ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ अ कंपनी। अगर आपने कंपनी ओपन किया, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो उसके बेसिस के ऊपर ट्रस्ट की बात करें, यानी कि लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज की यहाँ पे हम कह सकते हो बात कर रहे हैं। ओके, चलो, ट्रस्ट वर्दिनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये पैसेज तो नहीं बता रहा है, ये पैसेज ये नहीं कह रहा है, ये तो सीधे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कट कर दिया मैंने इसको। ट्रस्टवर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। अब ट्रस्टवर्दी पीपल आर मोस्ट वल्नरेबल पीपल, अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया है बट ये भी गलत है, दे आर नॉट मोस्ट वल्नरेबल पीपल। नेक्स्ट है, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड टू बिट्रेयल। अगेन दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट एंटेल्स रिस्क। ये नो इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपको सीरियसली गलत बता रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन सबसे मेलोड डाउन ऑप्शन और बेस्ट आइडिया है, ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट एंटेल्स रिस्क। ठीक है, ट्रस्ट बहुत ही जरूरी चीज है लेकिन ट्रस्ट के साथ रिस्क भी लगा हुआ रहता है, यही वो चीज बता रहा है ना। तो इजी पीजी था, राइट। तो 2025 तक पहुंच गए, आगे क्वेश्चन है नहीं। अब राउंड 1 हमारा डन हो चुका है, लेट्स गो टू राउंड 2। अब राउंड 2 में मैं इसी को रिवर्स में भी जा सकता हूं या फिर से शुरुआत से आ सकता हूं, बट लेट मी गो इन अ रिवर्स ऑर्डर वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट करके। ये क्वेश्चन मेरा हो गया, इसका मैंने गोला नहीं बनाया, इसको मैंने आंसर कर दिया, ओके, गोला बना दिया, डन एंड डस्टेड। ये हो गया मेरा, ये भी हो गया है, ये भी आंसर हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया है, तो 3 क्वेश्चन है और काफी बड़ा पैसेज है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद करते हैं। ठीक है, टाइम मैं देख रहा हूँ, मतलब आई एम लुकिंग एट द टाइम एंड आई कैन डू समथिंग एल्स। ठीक है, ये लेटर में रखा हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉलिटिकल थ्योरी और अनटचेबल जुड़े 2 क्वेश्चन है, आई थिंक इसके लिए चलते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे, विल सॉल्व दिस। पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में, कुछ इनजस्टिस के बारे में, मेन आइडिया पैसेज की पूछ रहा है और एजम्पशन पूछ रहा है। तो चलो जल्दी से पैसेज को पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नो डाउट हैव टू टेक हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी। तो ये अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है और अनटचेबिलिटी दे शुड बी टेकन सीरियसली, मतलब पॉलिटिकल थ्योरीज को अनटचेबिलिटी को सीरियसली लेना चाहिए। The concept of historical injustice taken note of a variety of historical wrongs that continue into the present in some form or the other tend to resist repair। मतलब जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है किसी भी सेक्शन के साथ हुआ होगा
वो पहले भी हुआ है, अगर आज भी हो रहा है एक या दूसरे फॉर्म में, वो प्रेजेंट फॉर्म में भी आ गया, तो दे टेंड टू रेजिस्ट रिपेयर, मतलब रिपेयर होना दिक्कत है। दो गुटों के बीच, या फिर जिसने इंजस्टिस किया, जिसके ऊपर इंजस्टिस हुआ, दोनों गुटों के बीच राप्रोचमेंट होना, रिपेयर होना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। टू रीजंस माइट अकाउंट फॉर रेजिस्टेंस टू द अपेयर, ठीक है। टू रीजंस है, दो रीजंस है। ये दो रीजंस क्या है, नंबर वन, नंबर टू, दो रीजंस देख लेते हैं। नंबर वन यहां पे है, not only are the roots of injustice buried deep in the history, injustice itself constitutes economic structures of exploitation, ideologies of discrimination and modes of representation, ठीक है। 1.1 में बता रहा है injustice इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ले सकता है, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या फिर आइडियोलॉजिकल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, एंड रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ठीक है। कम रिप्रेजेंटेशन इज कैन आल्सो लीड टू इनजस्टिस। पॉइंट नंबर टू है, द कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस जनरली एक्सटेंड्स अक्रॉस अ नंबर ऑफ रॉन्ग्स सच एज इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, ओके, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ रिकग्निशन। दोनों पॉइंट वही चीजें बता रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के यहां पे बता रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ रिकग्निशन, तीनों। This category is complex and not only because of the overlap between the number of wrongs, but because of one or the other wrong. Generally, discrimination tends to acquire partial autonomy from others. मतलब अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, वो कहीं ना कहीं एक ऑटोनमस फैक्टर बन जाता है, which may lead to say not repairing or not repairing the historical injustice between the two groups, ठीक है। This is borne out by the history of repair in India. तो इंडिया से जुड़ा हुआ ये बात है। चलो अब सॉल्व करते हैं। What is the main idea we can infer from the passage? पहला है, untouchability in India has not been taken seriously by political theorists. Not been taken seriously, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ऑथर ये जरूर कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरीज को, अनटचेबिलिटी को सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं बताया, ओके। हिस्टोरिकल इंजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी इन इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर, इनएविटेबल, बियॉन्ड रिपेयर, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, ये एक्सट्रीम है, इसको हटा दो। नेक्स्ट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्राइवेशन हैव देयर रूट्स इन बैड इकोनॉमीज, ओके, गलत तो है नहीं, ठीक है, अभी पता है आंसर है कि नहीं। It is difficult, if not impossible, to repair every manifestation of historical injustice. अब इन दोनों में से अगर आप ये देखोगे, social discrimination and deprivation have their roots in bad economies. अब ये जो है ना, this is actually a distortion in comparison to the passage. Distortion क्यों है? Bad economy तो है, लेकिन आप यहां पे अगर पैसेज में जाकर देखोगे, बैड इकोनॉमी की तो बात कर रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है, लैक ऑफ रिकग्निशन भी है, तो केवल एक पॉइंट पे नहीं है, सो दिस वुड बी रॉन्ग। तो ये तीन अगर गलत हो गए हैं, तो डी वुड बी द आंसर। इट इज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ओके। तो ये मैंने गोला मार दिया, एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। क्या अजम्पशन किए गए, कौन से वैलिड अजम्पशन है ये बताना। रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। आई कैन नॉट अज्यूम दिस, सवाल ही नहीं है, ये एब्सर्डिटी है ये अज्यूम करना। अगर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हट गया तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा क्या? ना ये पैसेज बता रहा है, ना हम अज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। आई डोंट थिंक वी कैन अज्यूम दिस। in fact, which kind of polity is best way, we cannot assume at all, okay। so democratic polity is the best way to repair historical wrongs, no, this cannot be assumed also। तो दोनों चीजें यहाँ पे assume नहीं कर सकते, neither one nor two होगा। I think ये दोनों क्वेश्चन इजी थे, जस्ट हम लोगों ने शेयर साइज देखकर इसको सेकंड राउंड में किया, बट ठीक है, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये भी चला, ये लेटर वाला था। अब अगर चाहिए तो ये लेटर वाला भी मैंने खत्म कर दिया, इसको डन कर दिया, ओके, आई हैव डन इट। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, 2017 का भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे भी गोला मार लिया है, 2016 का भी गोला मार लिया है, इसको हम लोगों ने लेटर रखा था, ठीक है। अब इसको लेटर रखा हुआ है, कुछ और भी लेटर रखा हुआ है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। 2014 का हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, 2013 का इसको लेटर रखा है, तो ये काफ़ी बड़ा है, इसको मैं सीधे अवॉइड कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस एट ऑल, बिकॉज आई एम फॉलोइंग व्हाट आई एम प्रीचिंग, आई एम गोइंग टू अवॉइड दिस कंप्लीटली। मैं इसको टिक भी नहीं करने वाला, ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ मैं सीधे, ओके ओके। तो 2014 इज डन, ये लेटर वाला था, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो सवाल है, विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, कौन से अजम्पशन किए गए हैं ये पूछ रहा है। सेकंड चीज है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, जैसे पहले कहता वही चीज है, पढ़ लेते जल्दी से। इन जनरल रिलीजियस ट्रेडिशंस स्ट्रेस आर ड्यूटी टू गॉड, ठीक है, रिलीजियस ट्रेडिशंस क्या स्ट्रेस करते हैं, हमारी ड्यूटी टू गॉड स्ट्रेस करते हैं, ओके, और टू सम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, गॉड हो सकता है, या फिर नोट करना है यहां पे गॉड भी हो सकता है और सम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है, केवल गॉड नहीं, गॉड या फिर एनीथिंग एल्स, ओके, आर ड्यूटीज टू another derived from these, okay, the religious concept of rights is primarily derived from our relationship to this divinity or principle and the implication it has on the other relationship, okay, this correspondence between rights and duties is critical to any further understanding of justice। अब यहां पे ध्यान रखना है, इसने हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन को ड्यूटी टुवर्ड्स भगवान, ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड या फिर ड्यूटी टुवर्ड्स एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल करके जोड़ दिया, और ये बोला कि जो हमारे जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज प्राइमरी डिराइव्ड फ्रॉम अ रिलेशनशिप, मतलब राइट्स और ड्यूटी को जोड़ दिया, और ये कह रहा है कि राइट्स और ड्यूटीज को अंडरस्टैंड जब करोगे तभी आपको जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो थीम बदल दिया, समझ में आ रहा है, रिलीजियस ड्यूटीज, रिलीजियस राइट्स, राइट और ड्यूटीज को जोड़ के जस्टिस पे आ गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड पैसेज है, ठीक है। देन बट फॉर जस्टिस, फिर से ये कीवर्ड है, बट फॉर जस्टिस टू बी प्रैक्टिस्ड वर्च्यू, तीन वर्ड है, वर्च्यू, राइट, ड्यूटीज कैनॉट रिमेन फॉर्मल एब्स्ट्रैक्शंस, ओके, फॉर्मल एब्स्ट्रैक्शन नहीं रह सकते, उनको कहीं ना कहीं हमें कुछ नॉट मेजर बट ऑब्जेक्टिवली भी ये नहीं कर सकते, बट लेट्स रीड व्हाट द पैसेज इज टेलिंग, दे मस्ट बी ग्राउंडेड इन कम्युनिटी, जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट, ये एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वे में हम नहीं कर सकते, बट ही इज टेलिंग दे मस्ट बी ग्राउंडेड इन कम्युनिटी, मतलब कॉमन यूनिटी में, बाउंड टुगेदर बाय सेंस ऑफ कॉमन यूनियन, कम्युनियन, मतलब कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया, ओके, आपके वर्च्यू, राइट्स, ड्यूटीज को कम्युनिटी के साथ, आपके कम्युनियन के साथ जोड़ दिया। इवन एज अ पर्सनल वर्च्यू दिस सॉलिडिटी इज एसेंशियल टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, मतलब एज अ पर्सनल वर्च्यू ऑल्सो दिस सॉलिडारिटी, मतलब मैं खुद को मेरी कम्युनिटी के साथ जब आइडेंटिफाई करूंगा, यू मूव क्लोजर टू जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस, ये बता रहा है, ठीक है, दैट इज द आइडिया। अब क्या अजम्पशन किया देखते, विद रेफरेंस टू पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, ये इस तरह के सवाल आजकल आ नहीं रहे, बट ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है, अजम्पशन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहे हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है, इसको अज्यूम करने में कोई दिक्कत है नहीं, मुझे लगता है वन को अज्यूम कर सकते हैं, कोई रेड फ्लैग नहीं है इधर। ह्यूमन बींग्स कैन बी ड्यूटी बाउंड ओनली इफ दे बिलीव इन गॉड, नहीं, ये अजम्पशन तो गलत होगा, ओनली को देखकर ही पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि गॉड भी है या फिर कोई यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल भी हो सकता है, तो टू को तो हटा देंगे, जहां जहां टू है उसको हटा दो, ये चला गया, ये चला गया, या तो वन ओनली है तो 1 and 3 है। थर्ड, रिलीजियस ट्रेडिशंस आर एसेंशियल टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड जस्टिस, ये अजम्पशन नहीं कर सकते, एसेंशियल तो नहीं, मतलब ठीक है, आई थिंक दिस एसेंशियल इज समथिंग विच इज अ लिटिल एक्सट्रीम, और इससे मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर जस्टिस टू बी प्रैक्टिस्ड, जस्टिस को प्रैक्टिस करने के लिए वर्च्यू, राइट और ड्यूटी कैनॉट रिमेन फॉर्मल एब्स्ट्रैक्शंस, मतलब कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया, इसको रिलीजियस ट्रेडिशन के साथ नहीं जोड़ा, सो दिस इज नॉट एन अजम्पशन, दिस इज नॉट अ प्रॉपर अजम्पशन एट ऑल, तो 3 भी हट जाएगा, तो 3 इज ऑल्सो गॉन, ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, वन ओनली, और इसको जल्दी से मैं बोला कर लूंगा, बिकॉज आई एम 99% श्योर दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, मैंने 1% क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगेन कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 99 इज इनफ एक्चुअली, ठीक है, which one of the following is the crux of the passage, पैसेज का crux क्या है, our duties to one another derive from our religious traditions, okay, maybe, I don't know, let's see, having relationship to the divine principle is a great virtue, ठीक है, मतलब हो भी सकता है, balance between rights and duties is crucial to the delivery of justice in a society, ठीक है, this sounds much better, religious concept of rights is primarily derived from relationship to our God, ये एलिमिनेट कर सकते हैं, दिस इज नॉट द क्रक्स पर से, रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज प्राइमरीली डिराइव्ड फ्रॉम अ रिलेशनशिप टू गॉड, नहीं, इट्स नॉट दिस, राइट्स का कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, राइट का कॉन्सेप्ट ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, ये बता रहा है, ठीक है, तो इन तीनों, ये तीनों भी थोड़ा सा लाइकलीहुड आ रही है, फिर से एक बार एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आर ड्यूटीज टू वन अदर डिराइव फ्रॉम अ रिलीजियस ट्रेडिशंस, नॉट नेसेसरली, दिस इज नॉट द क्रक्स, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं सेकेंड रीडिंग में, क्योंकि रिलीजियस ट्रेडिशन से एक दूसरे की तरफ ड्यूटी, दैट इज बेसिकली थ्रू योर कम्युनियन और कम्युनिटी, इट इज थ्रू जस्टिस, इनफैक्ट जो हमारा
कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है ना, दैट टॉक्स अबाउट योर राइट्स एंड ड्यूटीज इन द सोसाइटी, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। हैविंग रिलेशनशिप टू डिवाइन प्रिंसिपल इज अ ग्रेट वर्च्यू, ठीक है, दिस इज ओके, मतलब हैविंग रिलेशनशिप विद द डिवाइन इज अ ग्रेट वर्च्यू, बट आई डोंट थिंक दिस इज द क्रक्स। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप बता सकता हूं मैं, क्योंकि ये जो लाइन है टेक्निकली ठीक है बट इस पैसेज से जुड़ा हुआ नहीं है लार्जली, तो आंसर वुड बिकम सी। आई वुड पुट दिस क्वेश्चन इन टफ कैटेगरी, और इसको मैंने गोला कर लिया, ठीक है, एलिमिनेट करके मैंने गोला कर लिया, हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, तो हम लोगों ने कौन से सॉल्व कर लिए, इसको हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये तो मैं करने वाला नहीं हूँ, स्किप क्वेश्चन स्किप। ओके, काफी बड़ा है, 2 ही क्वेश्चन है, इसको स्किप किया। ये हम लोगों ने कर लिया, फर्स्ट राउंड में किया था, ये हम लोगों ने अभी लेटर में कर लिया, दिस हैज बीन डन। सेकेंड राउंड में हम लोग इसको सॉल्व कर लिया, ये सवाल हो गया है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है हमारा, इसका एक सवाल हो चुका है, इसके भी 2 सवाल हम लोग लेटर में कर दिए थे, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन। 2022 में इसको हम लोग लेटर रखा था, पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है, काफी बड़ा ये पैसेज है, बट 3 क्वेश्चन है, तो टाइम मैंने देखा, आई हैव 10 मिनट्स टू सॉल्व माय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेट अस सॉल्व दिस। ओके, 10 मिनट है तो 10 मिनट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले सवाल देख लेते हैं, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट पुअर डिबेटेबल, व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर टू काउंटिंग पुअर, ओके, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ लाइफ। तो इस पर्टिकुलर पैसेज को थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा हमें, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, 3 सवाल हम लोगों ने देख लिए, उसको उसके कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। द पॉवर्टी लाइन इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्टरी व्हेन इट कम्स टू ग्रास्पिंग द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ऑथर सीधे सीधे अनसेटिस्फैक्टरी कॉल कर दे रहे हैं, इंडिया में पॉवर्टी लाइन मेथोडोलॉजी जो की जाती है उसको सीधे सीधे अनसेटिस्फैक्टरी बोल दिया। इट इज नॉट ओनली बिकॉज मतलब एक चीज तो है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन, मतलब एक तो नैरो डेफिनेशन है यहां पे of who is poor and the debatable methodology used to count the poor, but also because of more fundamental assumption underlying it. कौन सा fundamental option है? It exclusively relies on the notion of poverty as insufficient income या फिर insufficient purchasing power. One can better categorize it by calling income poverty. तो यहां पे ऑथर हमें क्या बता रहे हैं, इंडिया में पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो अनसेटिस्फैक्ट्री है। क्यों अनसेटिस्फैक्ट्री है? 2 वजह की वजह से। पहली वजह है सीधे सीधे उसका डेफिनेशन नैरो है और मेथोडोलॉजी प्रॉब्लमैटिक है, मतलब नैरो डेफिनेशन और मेथोडोलॉजी की दिक्कत है। लेकिन दूसरा इशू है कि वो केवल इनसफिशिएंट इनकम या फिर इनसफिशिएंट परचेसिंग पावर के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। इसीलिए ऑथर ने उसको दूसरा नाम दे दिया इनकम पॉवर्टी करके। इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट डिप्राइवेशन affecting human well-being, then income poverty is only one aspect। मतलब जो इंडिया में पॉवर्टी कैलकुलेट होती है उसको ऑथर कहते हैं इनकम पॉवर्टी है, और ये केवल एक एस्पेक्ट को, एक ही एक एस्पेक्ट की ओर फोकस करता है। वो क्या है? पैसे वाला एस्पेक्ट, यानी परचेसिंग पावर वाला एस्पेक्ट, इनकम वाला एस्पेक्ट, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ लाइफ, अब यहां पे क्वेश्चन था हमारा पॉवर्टी ऑफ लाइफ के साथ, इसको नोट डाउन कर लेते। पॉवर्टी ऑफ लाइफ in our view lies not merely in impoverished state in which a person actually lives, but also lack of real opportunity। मतलब एक तो impoverished state में है लेकिन उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी गिवन बाय सोशल कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज पर्सनल सर्कमस्टेंस टू चूज द अदर टाइप ऑफ लिविंग। मतलब एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है क्योंकि सोशल कंस्ट्रेंट्स है, शायद सोसाइटी में मतलब वो पैसा भी नहीं है, पैसे के अलावा सोशल कॉन्स्टेंट्स भी है जिसकी वजह से उसको रियल अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि उसको पर्सनल सर्कमस्टांस, मतलब पर्सनली भी वो किसी दूसरे टाइप का लिविंग चूज नहीं कर पाया है। इवन द रेलेवेंस ऑफ लो इनकम्स, मीगर पोजीशन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट आर स्टैंडर्डली सीन एज इकोनॉमिक पॉवर्टी, ठीक है, अल्टीमेटली टू द रोल इन कर्टेलिंग कैपेबिलिटीज। मतलब जो इनकम से जुड़े हुए भी फैक्टर्स हैं वो भी आपकी कैपेबिलिटी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देयर रोल इन सिविली रेस्ट्रिक्टिंग द चॉइस पीपल हैव टू लीड वेरिएबल एंड वैल्यूड लाइफ। मतलब अगर पैसे के मामले में भी देखा जाए, अल्टीमेटली पैसा लिमिट्स द कैपेबिलिटीज, मतलब इनकम लिमिट्स आर कैपेबिलिटीज, ताकि जो व्यक्ति पॉवर्टी में है वो वेरिएबल और वेरिड या फिर वैल्यूड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। ये तात्पर्य है इस पैसेज का।
अब वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने सारी चीजें अंडरलाइन कर लिए, कीवर्ड्स को भी देख लिए, इसको इन डेप्थ सॉल्व किया। आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग एक पैसेज का सिलेक्शन कर रहे हैं और कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है, व्हाई इज द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट पुअर डिबेटेबल? क्यों मेथोडोलॉजी डिबेटेबल है? वन बाय वन देखते हैं। देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी लाइन। ये जो सम कंफ्यूजन है, यही एक डिस्टॉर्शन है। दिस इज कंप्लीटली डिस्टॉर्शन एंड वेग काइंड ऑफ स्टफ। दिस इज वेग, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग कह सकते, सीधे सीधे रॉन्ग है। देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन कंडीशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आउट ऑफ स्कोप है। कोई ऑथर यहाँ पे कोई अर्बन या फिर रूरल की बात ही नहीं कर रहा है। ओके, तीसरा है, देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पॉवर्टी। अब दिस इज ऑल्सो प्योरली आउट ऑफ स्कोप, सीधे सीधे। शायद कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होंगे, बट अगेन नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड आउट ऑफ स्कोप ऑल्सो। तो द आंसर वुड बी डायरेक्टली डी, हम लोग देख रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मीगर इनकम ऑफ बाइंग कैपेसिटी, इसीलिए मेथोडोलॉजी प्रॉब्लमेटिक है करके। ओके, इस पे मैंने गोला कर लिया। नेक्स्ट, व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर? ओके, इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डिप्राइवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। ठीक है, अभी तक एलिमिनेट नहीं कर पा रहा। Other deprivations in human life have nothing to do with lack of purchasing power. This is extreme statement. Have nothing to do with lack of purchasing power. Extreme statement, गलत। Income poverty is not a permanent condition. It changes time to time. ठीक है, हो सकता है सही है, लेकिन अगेन दिस इज आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप है सीधे सीधे। ओके, पैसेज के बाहर चला गया। इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर देखो ये गलत होता ना, ये अगर नहीं होता तब भी शायद इसको चूज कर पाते, लेकिन सिंस दिस इज गिवन ऑलरेडी हियर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, इसकी वजह से गलती हो गई। 3 गलत हो गए, सो करेक्ट आंसर इज दिस। इस पे हम लोगों ने गोला कर लिया। इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डिप्राइवेशन इग्नोरिंग ऑल दिस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ लाइफ? लाइफ का पॉवर्टी का मतलब क्या है? ऑल डिप्राइवेशंस इन द ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। मोस्ट लाइकली लग रहा है, ठीक है, कोई रेड फ्लैग नहीं है स्टेटमेंट में। impoverished state of poor people in rural urban areas, galat, again out of scope. Missed opportunities in diverse personal circumstances, okay, eliminate नहीं कर सकते अभी। Material as well as non-material deprivations in human life which restrict human choices permanently, गलत, extreme statement, okay। तो 2 एलिमिनेट हो गए, 2 बचे हुए। दिस इज, अगर इसको क्लोजली देखें, दिस इज एक्चुअली डिस्टॉर्टेड फैक्ट। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टेंस, ये एक ही एक पॉइंट बता रहा है। ये पॉवर्टी ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी ऑफ लाइफ के अगर हम लोग चले यहाँ पे, पॉवर्टी ऑफ लाइफ यहाँ पे बताया था ऑथर ने, जहां पे पर्सनल सर्कमस्टांस के बारे में बात तो की है, लेकिन उसके अलावा लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी की बात की है, बिकॉज ड्यू टू अदर सोशल कंस्ट्रेंट्स। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इट प्योरली टेल्स यू अ डिस्टॉर्टेड फैक्ट। ठीक है, दिस इज डिस्टॉर्टेड। पैसेज में ये लिखा हुआ है, लेकिन पूरा स्टोरी नहीं बता रहा, पूरा पिक्चर नहीं बता रहा है। दिस इज रॉन्ग। तो 3 गलत हो गए, तो ये आंसर हो गया। ऑल डिप्राइवेशंस इन ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। तो इसके ऊपर भी हम लोग गोला कर लेते हैं। ओके, तो ये भी पैसेज सॉल्व हो गया। आई थिंक 8 to 9 मिनट्स में हो गया। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक ये सॉल्व हो गया है, ये भी सॉल्व हो गया। तो इफ वी जस्ट चेक, हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है। हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया है। जो हम लोगों ने यहाँ पे लेटर लिखा हुआ था, ये लेटर भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हुआ, ये भी सॉल्व हुआ है। दिस ऑल्सो हैज बीन सॉल्व्ड, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। ओके, दिस इज ऑल्सो डन एंड वी हैव डन दिस ऑल्सो। ये लेटर करके हम लोगों ने इसको सेकेंड राउंड में किया। ओके, अगर आपके पास समय है तो आप थर्ड राउंड में ये भी कर सकते हो, बट मेरे पास समय नहीं है, तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, डू नॉट जज मी बिकॉज आई टोल्ड यू there's no need to solve everything, because as I told you, I am practicing what I am preaching. That is why these questions are left out. Okay, so that concludes our session. और again, अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID if you have any queries.
यू कैन डायरेक्टली रीच आउट ऑन माई इंस्टाग्राम, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, 8841222262। आई होप कि इन पिछले 3 लेक्चर से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए एक एक नया पैराडाइम जरूर मिला होगा। अगेन मैं हमेशा यही बताता हूं कि देयर इज नो नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी एट द एंड ऑफ द डे। जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, आप जो भी मैं आपको यहां बता रहा हूं ना, ट्राई टू मोल्ड दीज थिंग्स इनटू योर ओन स्ट्रैटेजी, दैट वर्क्स इन अ मच बेटर वे। अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, अगर आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे हैप्पीजार्ड प्रिपरेशन लग रही थी, डायरेक्शनलेस लग रहे थे, तो आप इसको प्योरली भी फॉलो कर सकते, ठीक है। तो दैट इज इट इन टुडेज डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर से हम लोग स्पेसिफिकली मैथ के क्वेश्चंस पे मूव होने वाले हैं। यहाँ पे भी I hope you understand what is the intention of this particular series. I want you to qualify the CSAT examination. Okay, I don't want you to become an expert in aptitude, mathematics, etc. So मेरा intention है कि आप qualify कर जाए. Okay, so I'll see you in the next lecture very soon. Till that time, stick to your schedule and again focus on your फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करें, एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रखें, एक रूटीन, एक शेड्यूल जरूर फॉलो करें। ओके, दैट्स इट, आई विल सी यू वेरी सून। जय हिंद।